हेमंत सोरेन भी उनके सामने झुके हुए नजर आते हैं। तो ये इतना मान सम्मान मिलता है, उसके बावजूद भी वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। किस बिना पर कि भाई मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो जरा ये सोचिए कि आखिर मुख्यमंत्री आपको बनाया। जेएमएम में फिलहाल ऐसा देखा नहीं गया है, क्योंकि पिछले कह सकते हैं पूरे 5 साल में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री के सिवा कोई नहीं था। लेकिन अब राजनीतिक जो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बदलती नजर आती हैं, बहुत सारी चीजें जो है समय के साथ में तय होती हुई नजर आती हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री की भूमिका। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत जाती है, तो वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? महाराष्ट्र जहां भारतीय जनता पार्टी के तहत महायुति गठबंधन देखा जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे, अजित पवार के दल का सहयोग उन्हें मिला हुआ है। जहां महाराष्ट्र में अब सीएम चेहरे को लेकर तकरार देखने को मिल सकती है, तो वहीं झारखंड में सब कुछ तय हो जाता है। पहले सीटों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। कुल मिलाकर 81 विधानसभा सीटें हैं और इस आधार पर बीजेपी को मात्र 21 सीटें ही हासिल हो पाती हैं। और वहां पर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। आरजेडी 4 सीटों को जीत जाती है। सीपीआईएम की बात करें तो 2 सीटों को जीत जाती है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो 34 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आती है। सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी दिखाई देती है। अब सहयोगी दलों के जरिए यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से जो नेता चुना जाता है दल का, विधायक दल का, वो हेमंत सोरेन को चुन लिया गया है। अब 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या जो नाराज होकर बीजेपी में चले गए थे, इस लिहाज से कि बीजेपी में जाएंगे तो बड़ा कद भी मिलेगा और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान हमने कई वो तस्वीरें भी देखी जहां पर उनका अपमान भरे मंच पर भी होता हुआ नजर आया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन हेमंत सोरेन पर जब कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाती है, इससे वो रिहा हो जाते हैं जेल से। जब बाहर आते हैं तो दोबारा सीएम कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। चंपई सोरेन नाराज हो जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी में जाने के बावजूद भी चंपई सोरेन का एक सीएम के तौर पर मान सम्मान नहीं देखा गया कि झारखंड के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जाएंगे तो सम्मान बढ़ेगा, बड़ी सीट उन्हें मिलेगी और बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। अब हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले क्या बीजेपी में और उनके सहयोगी दलों में क्या कोई बड़ी फूट भी पैदा हो सकती है? कई सवाल है। मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार तो महायुति की बन जाती है, बीजेपी 132 सीटों को जीत लेती है। आखिरकार क्या वजह है कि झारखंड में 34 सीटों पर सिमट कर, यहाँ पर माफ कीजिएगा 21 सीटों पर सिमट कर रह जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र की बात करें तो एक लंबे वक्त से बड़ा राज्य रहा है और जाहिर सी बात है इकोनॉमिक तौर पर भी कहीं ना कहीं देश की राजधानी के तौर पर वो देखा जाता है। वही झारखंड की बात करें तो झारखंड बमुश्किल 23-24 पहले अस्तित्व में आया। इससे पहले बिहार के साथ में कह सकते हैं कि पूरा राज्य एक हुआ करता था, बाद में वो अलग हो जाते हैं। तो खैर, अगर हम हाल की बात करें कि जिस तरह से बीजेपी लाख कोशिश के बावजूद भी यहाँ पर नाकाम हुई है, और देखिए यहाँ पर पीएम मोदी ने प्रचार किया, अमित शाह ने प्रचार किया, हेमंत बिस्वा तो लगता था कि असम छोड़कर झारखंड में ही बस गए हैं। तमाम तरह की बातें वो करते हुए नजर आते थे। असलम और इरफान की बातें करते हुए दिखाई पड़ते थे। पीएम मोदी मन से कहते हुए नजर आते थे कि इन लोगों ने आपके साथ बर्बरता की है और अभी आपकी बेटी को भी उठा कर ले जाएंगे। तमाम तरह की बातें, अनाप शनाप जो बयानबाजी थी वो वहां पर करते हुए नजर आए। अब अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सीता सोरेन और चंपई सोरेन 2 बड़े नाम जेएमएम से अपनी पार्टी में मिलाने में बीजेपी कामयाब रही। लेकिन जिस तरह से अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, जो कह सकते हैं कि 28 विधानसभा
विधानसभा सीट्स हैं जो आदिवासी प्रभाव की आती हैं, उसमें से 27 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ जाती हैं। इसका मतलब साफ है कि सीता सोरेन के आने से, चंपई सोरेन के आने से भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर बीजेपी ने फिर ये दाव क्यों चला? आखिर बीजेपी को क्या अपने नेताओं पर भरोसा नहीं था? बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे, दीपक प्रकाश भी एक बड़े नेता बीजेपी के हैं, वहां से अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरे का पूरा जो हम माहौल देखते झारखंड में, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी प्रभाव छोड़ेगी। लेकिन देखिए, हेमंत सोरेन को चुनाव से ठीक कह सकते हैं कि 7-8 महीने पहले जेल के अंदर भेजना, कहीं ना कहीं जो ये प्रचार प्रसार किया गया कि भाई आदिवासी के खिलाफ बीजेपी नजर आती है, क्योंकि आदिवासी के बेटे को जेल के अंदर डाल दिया गया। वहीं जब जेल के अंदर वो जाते हैं तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देकर जाते हैं बाकायदा। और यहाँ तक कि कई तस्वीरें इस तरह की भी सामने आई नाज़मीन की, मंच के ऊपर जहाँ पर कह सकते हैं चंपई सोरेन खड़े हुए हैं, वहाँ पर से जो कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की वाइफ हैं, वो उनके पैर छूती हुई नजर आती हैं। खुद हेमंत सोरेन भी उनके सामने झुके हुए नजर आते हैं। तो ये इतना मान सम्मान मिलता है, उसके बावजूद भी वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। किस बिना पर? कि भाई मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो जरा ये सोचिए कि आखिर मुख्यमंत्री आपको बनाया किसने था? बनाया भी उन्हीं लोगों ने था। 90 के दशक से लगातार आप जेएमएम के साथ में खड़े हुए हैं, एक मजबूत सिपाही की तरह। जेएमएम ने भी जब मौका मिला तो आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जिस तरह से आप बीजेपी में शामिल हुए, कोई औचित्य वहां पर नजर आया नहीं कि क्या बीजेपी आपको मुख्यमंत्री बनाती। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि बिल्कुल भी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। यही वजह है। सीता सोरेन के लेकर चलते हैं। सीता सोरेन लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कभी जो है हेमंत सोरेन से नाराज हुई, कभी उनकी पत्नी से नाराज हुई, और यहाँ तक नाराजगी बढ़ गई कि बाद में जाकर बीजेपी में शामिल हो गई। ये तक कहा गया कि दुर्गा सोरेन की जो मौत हुई है उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा दावेदार था तो मैं थी, और तमाम तरह की बातें उसको लेकर हुई। निशिकांत दुबे और जो कह सकते हैं कि हेमंत बिस्वा ये कहते हुए दिखाई पड़े कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन ये सब मुद्दे जनता को कनेक्ट नहीं किए, और यहाँ पर सीता सोरेन और चंपई सोरेन भले ही बीजेपी में शामिल हो गए, सीता सोरेन को तो हार मिली, इरफान अंसारी ने उनको हरा दिया। तो यहाँ ये सवाल अब उठ के खड़ा होता है कि आखिर अब राजनीतिक भविष्य अपना किस तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि जब तक आप एक परिवार के साथ खड़े हुए नजर आते हैं जो कि कह सकते हैं झारखंड में अपना प्रभाव रखता है, तो उससे निकलकर बीजेपी में शामिल होना भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद का सौदा साबित नहीं हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए, तो मेरे ख्याल से उसको भूला नहीं कहते। और यहाँ पर जेएमएम हो सकता है कोई बड़ी भूमिका में उनको यहाँ पर लेकर आता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि सीता सोरेन एक अहम सदस्य हैं परिवार की जेएमएम की, और साथ में हेमंत की, और बड़ी भाभी है उनकी। और जाहिर बात है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका हाथ पकड़ के वापस हेमंत सोरेन अपने कुनबे में, अपने घर में वापस लेकर उनको नजर आए। सर, सवाल ये भी बन जाता है कि चलिए हेमंत सोरेन के ज़रिए, कल्पना सोरेन के ज़रिए कोशिश की जाए कि उन्हें मनाने के लिए खुद हेमंत सोरेन उनके पास चले जाएं। चंपई सोरेन, सीता सोरेन बड़ा चेहरा है। बीजेपी में जाने के बाद ये चेहरा कहीं ना कहीं गुम हो सकता है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की सरकार है। क्या लगता है कि अगर मनाने की कोशिश की जाएगी तो कोई बड़े पद के साथ की जा सकती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ की जा सकती है? क्या लगता है, क्योंकि अभी झारखंड में काफ़ी कुछ होना बाकी है, कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है, क्या लगता है? देखिए, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है उसमें लगभग 5 जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर वो जेएमएम कुनबे से बन रहे हैं। इसके अलावा 4 आई थिंक कांग्रेस पार्टी के कुनबे से बन रहे हैं, 1 या 2 आरजेडी के कुनबे से बन सकते हैं। तो अभी फिलहाल रूपरेखा तैयार हो रही है, और 10 से 11 जो मंत्री और मुख्यमंत्री समेत बनने हैं उनके नामों पर फिलहाल चर्चा जारी है। और यहाँ पर क्या सीता सोरेन अगर वापस आती हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। मुख्यमंत्री के पद को लेकर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अभी बिल्कुल इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि अक्सर बीजेपी तो ये खेल करती हुई नजर आती है कि विभिन्न राज्यों में चुनाव जीतती है, 2 उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले उनके बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जेएमएम में फिलहाल ऐसा देखा नहीं गया है, क्योंकि पिछले कह सकते हैं पूरे 5 साल में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री के सिवा कोई नहीं था। लेकिन अब राजनीतिक जो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदलती नजर आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है समय के साथ में तय होती हुई नजर आती हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री की भूमिका नजर आए, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, उप मुख्यमंत्री की चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा नजर आती है जहाँ पर नाराजगी आपस में देखने को मिलती है, कई बड़े नेताओं का टकराव आपस में देखने को मिलता है। आपने देखा महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनवा दिया गया, जबकि मेरे ख्याल से वो नाराज थे कि भाई मुख्यमंत्री मुझे बनवाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं, और अभी भी हम देखें जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई महाराष्ट्र में तो पिक्चर जो है पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ज़रा आप देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं
कि जो शिंदे गुट है वो किसी भी सूरत में देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करने को पूरे 5 साल के तैयार नहीं है। और जहां तक खबरें हैं वो निकल के ये आ रही हैं कि 2.5 साल शिंदे तो 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह सकते हैं, यानी कि वहां पर भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है बीजेपी के लिए। भले ही 130 से ज़्यादा सीटें उनके पाले में आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम को लेकर अभी भी चर्चा है, अभी भी बहस का दौर जारी है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो शुरुआत से बड़ा क्लियर था कि कांग्रेस और आरजेडी ने जेएमएम के जो कह सकते हैं कि सबसे बड़े लीडर हैं इस समय हेमंत सोरेन, उनको अपना पूरे तौर पर समर्थन दिया था और अभी भी उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी शासित जो राज्य अभी नजर आता है महाराष्ट्र, वहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर भी आपस में अफरा तफरी का माहौल है। अगर ऐसे में बड़ा सवाल ये बन रहा है कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो क्या फिर उप मुख्यमंत्री जो हैं वो एकनाथ शिंदे बनते हुए नजर आएंगे, अजीत पवार फिर उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी हसरतें भी बड़ी कुलाचे मार रही थी। आपने देखा बीते दिनों की अजीत पवार के जो प्रवक्ता हैं रूही जी, उनसे बात कर रहा था, कह रही थी कि भाई अजीत दादा को 5 बार उप मुख्यमंत्री बनते हो गए, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ऐसे तमाम सारे आपस में कह सकते हैं कि रार दिखाई पड़ती है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी और कह सकते हैं कि जो विपक्ष है उसकी सीटें इतनी सीमित हैं, इतनी कम है कि यहाँ पर कोई बड़ा खेल भी होने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 100 सीटें प्लस होती तो अजीत पवार कोई बड़ा गेम कर सकते हैं, लेकिन वो भी होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर एक 2 आखिरी सवाल रहेंगे एक साथ कि चलिए बीजेपी 21 सीटों पर सिमट गई, लेकिन इससे बड़ी पार्टी तो झारखंड में आजसू नजर आती है। 10 सीटें यहाँ पर उन्हें दी गई थी, लेकिन वो भी 1 सीट पर सिमट कर रह जाती है। और दूसरी बात करें जेडीयू पार्टी, और जेडीयू पार्टी खुद 1 सीट पर सिमट कर रह जाती है। क्या बीजेपी की हार का कारण ये 2 पार्टियां भी नजर आ सकती हैं? जाहिर बात है कई बार आप फैसले करते हैं और बिल्कुल ये फैसले इस तरह के भी होते हैं कि आप जो है सहयोगी दलों को लेकर तो चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं। अब देखिए झारखंड की अगर बात करें तो 68 सीटों पर बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ी। 10 सीटें उन्होंने एक तरीके से आजसू को दी, 2 सीटें जेडीयू को दे दी, 1 सीट उन्होंने एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान को दे दी। और यहाँ पर जो स्थिति निकल के सामने है कि बीजेपी बामुश्किल यहाँ पर 20-21 सीटें जीत पाई, आजसू के खाते में महज 1 सीट आई। और अगर जेडीयू की बात करें तो सरयू राय एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि सरयू राय जेडीयू की वजह से नहीं जीते, बल्कि जेडीयू सरयू राय की वजह जीती। इसके मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा कि जब 2019 में चुनाव हुआ था, उस वक्त भी रघुवर सरकार से जो है सरयू राय बहुत नाराज थे। उस समय कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार का हिस्सा भी थे, मंत्री भी थे, लेकिन उनसे खफा होकर वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और देखिए एक सिटिंग मुख्यमंत्री को सरयू राय हरा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होकर भी कह सकते हैं, निर्दलीय होकर भी उनकी जो वोट कह सकते हैं बैंक है या उनका जो जन समर्थन है वो काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ता है। जेडीयू में शामिल होकर भी अगर चुनाव जीते तो जेडीयू की इसमें मेरे ख्याल से कोई बड़ी कह सकते हैं कि इसमें कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा 2 में से अगर 1 सीट हार कर और 1 सीट पर सरयू राय की वजह से अगर चुनाव जीते हैं तो यहाँ जेडीयू जरूर कमजोर होती हुई नजर आई। आरजेडी की बात करें, आरजेडी के हिस्से में आई थिंक 6 सीटें थी, उसमें 4 वो जीते हुए दिखाई पड़े, अच्छा स्ट्राइक रेट उनके हक में आया। कांग्रेस पार्टी ने भी 16-17 सीटें वहां पर अपने हक में की। तो कुल मिलाकर यहाँ स्थिति सबकी बेहतर रही, लेकिन आजसू जेडीयू ने काफी ज्यादा निराश किया। और साथ में बीजेपी जो 68 सीटों पर लड़ी, उन्होंने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 1/3 सीटें जीतने में मुश्किल से कामयाबी पाई। और ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नजर नहीं आता, क्योंकि झारखंड में जब आप सरकार बनाने की बात करते हो तो आपके हिस्से में कम से कम 30 से 35 सीटें आनी चाहिए, जो जेएमएम ने एक बार फिर साबित किया है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि सीटों के जरिए जो चुनाव यहाँ पर परिणाम सामने आया, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में एक बार फिर से कमाल कर दिखाते हैं। हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं, साथ ही साथ सहयोगी दल भी बड़ी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो गठबंधन था वो कारगर झारखंड में साबित हो नहीं पाया। अब देखना होगा कि 28 नवंबर को शपथ है, शपथ से पहले क्या कोई बड़ा खेल झारखंड में हो सकता है? चंपई सोरेन, सीता सोरेन क्या वापसी करते हुए परिवार और पार्टी में नजर आ सकते हैं या फिर बीजेपी का हिस्सा बने रहेंगे? आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।